जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो को एनालिसिस करने जा रहा हूं। मेरा कुछ नॉलेज को आपके आगे शेयर करने जा रहा हूं। तुला लग्न। मेरा जैसे हर वीडियो में आप लोगों को देता हूं ना, ये संक्रांति से संक्रांति तक का एक टाइमिंग के भीतर होता है एंड लग्न के आधार पे सब होता है। कोई राशि के हिसाब से इसको मत देखिए। राशि के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। लग्न के हिसाब से देखे तुला लग्न, यही है तुला राशि। यहाँ पर अगर आपका एक लिखा होगा तब तो ये आपके लिए है। अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो आपका तुला राशि भी हो सकता है, मगर यहाँ पर एक लिखा होना चाहिए तभी ये आपका है। संक्रांति से टाइमिंग जैसे कि 15 मई 2022 टू 15 जून 2022 तक का ये टाइमिंग है। इसी दिन संक्रांति संक्रमण होता है एंड एग्जैक्टली संक्रमण होता है संडे रविवार के दिन एंड आपका टाइमिंग है 5:44 AM, एकदम सुबह सुबह संक्रांति का टाइमिंग। तिथि है शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और संक्रांति का नक्षत्र है स्वाति। संक्रांति का मून साइन है तुला। तुला लग्न, यह है नक्षत्र डिवीजन। इसी दिन का तारा चक्र, इसी महीने का चंद्रमा का ट्रांजिट, इसी महीने का एंड कोई प्लैनेट जब आगे ट्रांजिट होने वाला है उसी के ऊपर एक आधार एंड एक योग एंड नवांश। ये योग इसी दिन इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा जन्म होता है तो अगर एस्ट्रोलॉजी में आपका रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप इसको खुद एनालिसिस करें। एक गजकेसर योग मिलता है, एक केमोद्रोम योग मिलता है, एक सकटा योग मिलता है, एक बुधादित्य योग मिलता है एंड एक अरिष्टो योग मिलता है। इसी में अच्छा योग तो है गजकेसरी बुधादित्य, मगर ये केमोद्रोम योग ये उतना फायदामंद नहीं है। ये सकटा योग उतना फायदामंद नहीं है। सकटा योग तभी बनता है जबकि चंद्रमा से बृहस्पति का 6, 8 एंड 12 रिलेशनशिप बनता है, 6ठा, 8वां और 12वां। जब चंद्रमा से बृहस्पति का डिस्टेंस 6ठा, 8वां और 12वां हो जाता है तो सकटा योग बनता है। बहुत नेगेटिव योग है, मैंने कई वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। एंड केमद्रुम योग तभी बनता है जबकि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई प्लैनेट ना हो। मान ले आगे या पीछे कोई राहु है या केतु है, तब केमद्रुम योग यहाँ बनता है, क्योंकि राहु या केतु को प्लैनेटरी हिसाब से नहीं लिया जाता है, वो छाया का ग्रह है। एंड चंद्रमा को ई वीडियो में मैंने बेस नहीं दिया। एग्जैक्टली उसी दिन उसी टाइमिंग पर जो है ना 5:44, 5:44 AM, इसी टाइमिंग में एग्जैक्टली चंद्रमा तुला राशि में था। ये सिंबल के लिए मैंने रखा, मगर ये राशि के हिसाब से वीडियो नहीं है। तुला लग्न व्यापारी लग्न है, बिजनेस माइंडेड। चाहे आप जॉब में है फिर भी आपका दिमाग हमेशा बिजनेस की ओर दौड़ता है, भागता है। या कोई दोस्त लोग करते हैं ना, ज़्यादा शायद आप टाइमिंग उसी सोच में देते हैं कि मैं भी करता, मैं भी और बेटर कर लेता। तुला लग्न सिंबलिज्म होता है तराजू। बिजनेस माइंडेड है, 5 इन्वेस्ट करके 7 इनकम करना, यही माइंडेड हो जाता है। बेसिक ये जो टाइमिंग में जो बच्चा या बच्ची जन्म लेता है, ये केमद्रुम योग, थोड़ा आज वीडियो लंबा हो जाने दीजिए। कभी कभार आपका अगर हॉरोस्कोप में जन्म पत्री में ये योग बनता है, देखें आप खुद, चंद्रमा के आगे या चंद्रमा के पीछे कोई प्लैनेट जब ना हो, राहु या केतु कोई है तो इसको प्लैनेट मत लीजिए। वहां पर केमद्रुम योग अडेप्टेबल है। एक अकेलापन, एक अलोननेस जिंदगी। जब तक आप शेयर अप में है
तब तक वो चीज़ें आपका पास नहीं आ पाएगा, टच नहीं करेगा, आपको छू नहीं सकता। मगर जब आप अकेलापन सिंगल हो जाते हैं, कोई पास में नहीं है, बस आपका सोच की दुनिया का कनेक्टिविटी कुछ अलग अलग में हो जाता है। फालतू का सोच, नेगेटिव सोच कई सारे आ जाते हैं। वीडियो का थोड़ा लंबा होने दीजिए। इसको मैं इच्छा करता हूँ मेरे नॉलेज के हिसाब से इसको डिस्क्राइब करने के लिए। अगर बोरिंग फील करते हैं तो सॉरी मांगता हूँ पहले से। तुला लग्न जितने सारे हैं मेरे व्यूअर्स से, कम से कम आज मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने दीजिए, फिर भी मेरा इच्छा है। देखिए, हमारा दो मन होता है, एक अवचेतन मन, एक मन। एक्चुअली हमें वो अवचेतन मन कंट्रोल ही करता है, ड्राइव करता है। वो अवचेतन मन के साथ यूनिवर्स का कनेक्टिविटी हमेशा रहता है। और वो सच में हमें चलाता है। हमारा रियल प्रेजेंट टाइमिंग में जो मन होता है वो हमें नहीं चलाता है। आप और मैं दोनों हम साइकिल में जाता है, सेम टू सेम किसी टॉपिक के ऊपर बातें करते करते बस रास्ते में हम उलझे हुए हैं वो टॉपिक के ऊपर, बातों के ऊपर। अचानक कोई बच्चा हमारा आगे आ गया और हमारा हाथ अपने आप चले ही जाता है वो ब्रेक के ऊपर। हमारा ब्रेन उसी टाइम ऑर्डर नहीं देता है हमारा हाथ को कि बच्चा आ गया, ब्रेक लगा। वो अपने आप ही हो जाता है। फिर से मैं समझाता हूँ। आप और मैं, हम दोनों ही साइकिल में सवार होकर, दो साइकिल में हम दो ही जा रहे हैं, किसी टॉपिक के किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस हो रहा है। उसी टाइमिंग में हमारा जो फेडेलिंग होता है ना, वो अपने आप ही होता है। कब होता है, कितना बार होता है, हमें ख्याल नहीं होता है। हमारा बस ख्याल यही होता है कि टॉपिक हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है। वो चीज के ऊपर हम कंसंट्रेट है, मगर हमारा पैर, हमारा हाथ, ये सब अपने आप के काम पर चलता है। एंड ये चीजें होता है अवचेतन मन के द्वारा। वही द मेन चीज होता है। उसको जितना पावरफुल आप रखें, आप उतना सही ढंग से चले। तो ये केमद्रुम योग होता क्या है? अवचेतन मन कनेक्टेड होता है आपका यूनिवर्सल से। ये यूनिवर्स के साथ आप इसको महसूस नहीं कर पाएंगे, मगर इसका रिफ्लेक्शन रिजल्ट आप महसूस करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जिससे बोला जाता है। तो जब ये सिंगल हो जाता है, बंद है कोई पर्सन जिनका ये अवचेतन मन से कनेक्टेड हो जाता है यूनिवर्स, जो कि शेयर अप में नहीं होता है, नींद नहीं है, खटिया में पड़े हैं, बस उसी टाइम जो होता है। किसी काम में है, कोई पास में नहीं है, काम तो होता ही रहता है, फिर उसी टाइम में जितना आप शेयर अप में रहेंगे, शायद वो नेगेटिव सोच आपके पास आ नहीं पाएगा। जबकि आपका अकेलापन हो जाएगा, उसी टाइमिंग में वो चीज़ें आ जाएगा। एंड सारे नेगेटिव चीज़ें, इनके लिए इतने किए, उनके लिए उतने किए, ये किया, ये सैक्रिफाइस किया, ये डेडिकेशन किया, ये किया, ये किया, मगर उसका जो रिटर्न मेरा कोई कदर नहीं करता है, मेरे को कोई अप्रिसिएशन नहीं देता है, मेरे को कोई सम्मान नहीं देता है जितना देना चाहिए उतना। एंड सारे आपका वो अवचेतन मन का मान लो एरिया 10 GB है, उसी टाइमिंग में वो 10 GB के 10 GB ही भर जाता है। एंड जो कि आपका रियल लाइफ में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आपका पेडलिंग, वो अवचेतन मन का काम है। आपका रियल लाइफ में वो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कितने बार आप करते हैं उसका आपको अंदाजा नहीं है, आपको ख्याल नहीं है। ये है साइंस और ये है ज्योतिष के साथ जुड़ा हुआ चीज है, केमद्रुम योग। देखे आपका आपका जन्म पत्री, आप खुद देखें। अगर कहीं भी किसी राशि में चंद्रमा अकेला है और आगे और पीछे कोई नहीं है, तो ये योग बनता है। तुला लग्न, अभी अभी कई दिनों से आपका 7th हाउस को राहु का ट्रांजिट हुआ है। राहु पहले से 8 हाउस में आपका था। 8 हाउस एक सस्पिशियस,
एक कंफ्यूजन, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन या अनएक्सपेक्टेशन लॉस। किसी का डेथ का न्यूज़, वो भी अनएक्सपेक्टेशन होता है। किसी का बर्थ का न्यूज़, वो भी अनएक्सपेक्टेशन होता है। कई सारे चीज़ें अपने फील एंड फेस किए होंगे जबकि 8 हाउस में राहु थे ये 1.5 साल। अभी ये आए हैं 7th हाउस को। देखें आपका 7th हाउस वही बिजनेस का कारक जो बिजनेस के लिए हमेशा आप मोटिवेटेड है, हमेशा आप इंटरेस्टेड है। तुला लग्न वाले बिजनेस का हाउस है, वो पार्टनरशिप का बिजनेस है, वो आपका दाम्पत्य जीवन का कारक है। एंड ये राहु आपका 7th हाउस में कृतिका नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है। एंड ये कृतिका नक्षत्र होता है रवि का लॉर्डशिप, मतलब कृतिका रवि का नक्षत्र डिवीजन ही होता है। सारी प्लैनेट का 3 नक्षत्र होता है। सॉरी। तो रवि एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। एंड राहु जहां पर है ये मंगल का घर है। सभी कुछ देखना पड़ता है, ओनरशिप ऑफ हाउस, रिलेशनशिप ऑफ नक्षत्र, बहुत कुछ। तो ये मंगल का घर है, रवि की नक्षत्र डिवीजन में है, 2 की 2 आपका फायर एलिमेंट का प्लैनेट। एंड राहु जहां पर होता है कई गुण एंड धर्म सब कुछ लेके बैठता है। तो 7th हाउस में ये 2 की 2 फायर एलिमेंट से जुड़ा होता है नक्षत्र डिवीजन से एंड हाउस ऑफ ओनरशिप से। तो यहाँ राहु वही एक्टिवेटेड, वही चीजें जो कि आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो या आपका स्पाउस के साथ हो, रियूडनेस, एक डोमिनेंस, एक उसी तरह का बिहेवियर, उसी तरह का बातें, उसी तरह का चीजें जो कि आपको मिलेगा एंड उसी हिसाब से आप मैनेज एंड कंप्रोमाइज कर ले तब तो अच्छा रहेगा। कम से कम कंप्रोमाइज करने को कोशिश करें। ये तब तक 1.5 साल तक रहेंगे, छोटे मोटे दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1.5 साल। पहले से तो आपको अच्छा टाइमिंग नहीं था राहु की तरफ से, एंड अभी राहु की तरफ से भी आपको अच्छा टाइमिंग नहीं है। फिर राहु जब जाएंगे ना इसी घर को, उल्टा चलते हैं 6 हाउस को, उसी टाइम आपका नौकरी पैसा काम धंधा जो होता है जिसमें आपको पैसा मिलता है, उसी सेक्टर में आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलाएंगे। जितने लॉसेस, जितने मेंटल प्रेशर, जितने फैमिली डिस्टर्बेंस, जितने कपल लाइफ में डिस्टर्बेंस आज का डेट में हो रहा है ना, वो सभी चीज़ बस आप भूल ही जाएंगे। उस टाइम कम से कम आपको कुछ ना कुछ राहत वो देते रहेंगे। और राहु जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं। और आपका लग्न लड़ शुक्र आपके लिए बहुत अहमियत है। शुक्र एंड अभी का समय में आपका शुक्र जाके बैठे हैं आपका 6 हाउस में, बृहस्पति के घर में, बृहस्पति के साथ में। एंड यहाँ शुक्र होता है हाईली एक्सटेलेशन, उच्च का जगह होता है 6 हाउस। ये शुक्र आपका चले जाएंगे 23 मई 2022 को मेष राशि को चले जाएंगे। 23 मई इसी टाइमिंग में अगर आपका कोई प्रमोशन जॉब में रुकावट हुआ था, उसी में हाथ लगाइए। एंड वो प्रमोशन अगर आपका सीनियर बॉस कोई फीमेल है तब तो जल्दी हाथ लगाइए। क्यों? जीवन में बहुत कुछ फायदा आपको फीमेल पर्सन से मिलेगा, मीन्स अपोजिट सेक्स की पर्सन से। अगर आप फीमेल तो मेल से, अगर आप मेल तब तो फीमेल से। ये सत्य है। शुक्र द रोमांटिक प्लैनेट, मीन राशि में शुक्र का बहुत उच्च माना जाता है। वो मीन राशि को ही गए एंड इतना दिन तक वो रहेंगे। कम से कम आप का अगर क्या कुछ रुकावट हुए हैं तो उसी में आप हाथ लगाइए। कम से कम 23 मई के अंदर अंदर वो काम आपका हो जाना चाहिए। एंड ये शुक्र अभी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। रेवती नक्षत्र में है आपका, रेवती नक्षत्र बिलोंग्स करता है, रिलेट करता है बुध को, क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध का ही होता है। एंड ये बुध आपका नवमाधिपति, भाग्याधिपति है, मगर है अभी के लिए ये 8 हाउस में शुक्र के घर। फिर भी ये आपके लिए उतना कुछ नहीं है।
अगर आप बुजुर्ग हैं, आपका कुछ डायलिसिस सिस्टम अगर चल रहा है, किडनी को लेकर, कुछ नर्वस सिस्टम को लेकर कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, आप बुजुर्गों हैं तब इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें। डॉक्टर कंसल्टेशन में कभी भी ढीला ना दे, लेजी ना रखे, टाइमिंग के ऊपर वो सब चीज़ें करें। अगर ये सब आप में नहीं है तो बस ये टाइमिंग आपके लिए उतना कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपका वो ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपके लिए वो टाइमिंग कॉम्प्लिकेटेड है। तो शुक्र बुध की नक्षत्र डिवीजन में है, सो ये टाइमिंग बहुत है आपके लिए अच्छा। एंड आपके लिए शनिदेव योगकारक प्लैनेट है तुला लग्न के लिए। एंड ये शनि आपका 5th हाउस में बैठा है एंड मंगल के साथ बैठा है। देखिए, मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था, मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में शनि थे, अभी भी है। एंड मंगल देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को चले गए, फिर भी वो 5th हाउस में शनि के साथ बैठे हैं। यहाँ मंगल देव आपका 2nd हाउस का मालिक एंड 7th हाउस का मालिक। 2nd हाउस इटसेल्फ द मारक का प्लेस है, 7th हाउस इटसेल्फ द मारक का प्लेस है। तो आपके लिए मंगल एकदम डेंजरियस टू डेंजरियस प्लैनेट है। वो जाके बैठा है आपका 5th हाउस में। जितने सारे क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आप करने जा रहे हैं, अगर उसी में थोड़ा शांत स्वभाव रखें, र्यूडनेस को बंद करें, किसी को एग्रेसिवनेस बंद करें। जितना ठंडा मिजाज आप काम करोगे ना, उतना फायदेमंद आपके लिए रहेगा। क्योंकि आप मंगल देव जी वो एक र्यूडनेस उसी तरह का हिसाब का एग्रेसिवनेस प्लैनेट है, और वो आपका मारक का प्लैनेट है। एंड शनि आपके लिए अच्छा है 5th हाउस में। जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपके द्वारा होने वाला है या हो रहा है, वो थोड़ा देर तो करेंगे मगर आपको लास्टली अचीवमेंट ही देंगे, क्योंकि शनि फिर से यहाँ रेट्रोगेट होने वाला है 5 तारीख, मतलब आजकल से, सॉरी 5 जून से शनि फिर से कुंभ को आ जाएंगे। यही कुंभ में फिर से वो पीछे की ओर भागेंगे। रेट्रोगेशन मतलब वो पीछे की ओर प्लैनेट का गति हो जाएगा। एंड तभी उसी में पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभार वो नेगेटिव अगर होता है तब तो नेगेटिव, पॉजिटिव होता है तो बहुत पॉजिटिव। सो ये कुंभ साइन आपका 5th हाउस, शनि अगर रेट्रोगेशन रहेंगे तो तुला लग्न के लिए कुछ लॉस नहीं है मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन है ये। शनि की तरफ से ओनली, शुक्र की तरफ से बेटर है। शुक्र जाने वाले हैं फिर आपका 7th हाउस को। शुक्र देव आपका 7th हाउस को जाएंगे। 23 मई को शुक्र मेष राशि को जाएंगे, ये 7th हाउस को। यहाँ पर राहु जो डिस्टर्बेंस करता है ना, स्पाउस से जुड़ा होता है, जो जितने सारे इस तरह का अनमैनरेबली सिचुएशन, जो कि चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर राहु आ जाने से आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। वही रोमांटिकल लाइफ फिर से हो जाएगा, वही फिजिकल रिलेशन फिर से हो जाएगा, वही जो डिस्टेंस था वो नियर बाय भी हो जाएगा। शुक्र फिर से उस चीज़ें फिर से शुरुआत करा देंगे। तो शुक्र के लिए आपका अच्छा टाइमिंग है आगे, शनि के लिए आपका अच्छा टाइमिंग है आगे, एंड मरकुरी बुध के लिए आपका अच्छा टाइमिंग में है आगे। बुध देव आपका अभी रेट्रोगेशन की पोजीशन में है, 3 जून 2022 को डायरेक्ट हो जाएंगे वृषभ राशि में, एंड इसके बाद वो आ जाएंगे 9th हाउस को आपका। तो आगे का जो टाइमिंग है बुध से आपको भी बहुत बेनिफिटेड रहेगा। अगर आप कुछ कंसल्टेशन, कुछ एडवाइस देने वाला, कोई वकील, इस तरह का प्रोफेशन में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉमर्स, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका कोरियर सिस्टम, जो जो चीज़ों में कम से कम कन्विंस किया जाता है, कस्टमर को समझाया जाता है ताकि बिजनेस चले, इस तरह का धंधे में अगर आप है तो मरकुरी बुधदेव आपको बहुत फायदेमंद कराएंगे। केतु आपका लग्न में है, ये चंद्रमा को मत लीजिए, केतु अभी के लिए 1.5 साल आपका लग्न में रहेंगे। ये राहु एंड केतु का दृष्टि होता है 5, 7, 9, वो जहाँ पर होता है तब तो उस तरह का तो रिजल्ट देते ही देते हैं। उसी हिसाब का वो प्लैनेट, वो घर का जो होता है उसी हिसाब का।
मगर इनका दृष्टियां होता है 5, 7, 9। जैसे कि केतु का ये 1 नंबर होने से यहाँ पर इनका 5वां दृष्टि, ये 7वां घर को 7th दृष्टि और 9वां घर को 9th दृष्टि, 5, 7, 9 हाई पावरफुल का दृष्टियां होता है। तो केतु आपका बृहस्पति के नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है और ये केतु आपका 5, 7, 9 में शनि के ऊपर, शनि से केतु का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज बहुत फायदेमंद रहेंगे, मगर आपको बहुत स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले खींचेंगे। मन करेगा उस मंदिर, कहीं प्रवचन होता है, मेला होता है, कहीं ये ईश्वरीय चीजें जहाँ पर होता है, आपका खिंचाव उस तरफ जाएगा, रिलीजियस बना देता है केतु यहाँ पर। ये है आपका प्लैनेटरी पोजीशंस। और अभी के लिए देखा जाए शुक्र नवांश में शनि का घर में है, मकर नवांश में है, और शनि शुक्र के नवांश में है। तुला लग्न के लिए ये नवांश शुक्र और शनि का बहुत फायदेमंद है, अच्छा है। बाकी ये शुक्र एक स्ट्रांग हाउस में है, एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, बहुत हाईली एक्सटेलेशन का पोजीशन में है। बाकी हम चलते हैं अब तारा चक्र को। शुक्र आपका लग्नाधिपति, अगर ये शुक्र का 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये महीना आपके लिए बेटर नहीं, आपके लिए बेस्ट है। ये पंडा सर का ओपिनियन है। ये महीना आपके लिए बेटर नहीं, ये महीना आपके लिए बेस्ट है। देखें टेस्टिफाइड करे एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। अगर आपका जन्म ये तीनों नक्षत्र में हुआ है शुक्र का, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, बस हाथ उठा के मैं आपको बस बोलता हूं कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर आपका जन्म अगर शनि की नक्षत्र तीनों में आता है तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि इसी टाइमिंग में विपद तारा में पड़ता है, इनका 3 नक्षत्र। अगर आपका जन्म तारा, आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा और पुष्या ये तीनों में है और ये तीनों शनि का नक्षत्र है, तो आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। हर काम आपका लेट कराएगा, हर काम में आपका लेट कराएगा, हर चीजों में आपको एक टुमारो मिल जाएगा, फिर टुमारो आने से और एक टुमारो मिल जाएगा। और आपका रवि की 3 नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है, उत्तराषाढ़ा और कृतिका और उत्तर फाल्गुनी, तो बद्ध तारा में ये तीनों नक्षत्र पड़ता है। इसी तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। क्रॉस पकाता हूं इसमें। एंड कोई अगर प्लैनेट इसी नक्षत्र में पड़ता है, वो प्लैनेट भी अच्छा होने के बावजूद भी कभी कभार अच्छा भी नहीं माना जाता है, क्योंकि बद्ध तारा का नक्षत्र बहुत नुकसानदेही होता है। यह हॉरोस्कोप से पता चलता है, या आप खुद देखें आपका हॉरोस्कोप को, तारा चक्र को आप जाइए। ऐसे ले जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये वही है आपका जन्म नक्षत्र, उसी में से स्टार्ट करें। जन्म, संपद, विपद, ऐसे जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बद्ध, मित्र और अति मित्र, जन्म से ये 9 को शुरू करें। मान लीजिए जन्म नक्षत्र आपका रवि का है, रवि का 3 नक्षत्र में आपका जन्म नक्षत्र चंद्रमा पड़ रहा है, तो रवि से शुरू करें। वही जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, बद्ध, मित्र और अति मित्र, वही की वही हिसाब से रवि, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, इसी हिसाब से। तो बड़े चीज नहीं है, कोई गुणागणित नहीं है, कुछ गुणागणित नहीं है। ज्योतिष को जितना सरल हम कर सकते उतना वो सरलता हो जाएगा, जितना क्रिटिकल बनाएंगे वो जटिल बनाएंगे ना, वो होता जाएगा। बहुत सारी चीजों को लाकर अगर किसी हॉरोस्कोप को देखेंगे ना, ये कंबल से बाल निकलने का स्टोरी हो जाता है। कितना निकालेंगे, कंफ्यूजन में लास्ट एंड में पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए, एक बस तारा चक्र, नवांश डिवीजन, नक्षत्र डिवीजन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, और जन्म पत्री में, कुंडली में कौन सा घर में प्लैनेट बैठा हुआ है,
अंड महादशा अंड अंतरदशा विंशोत्तर की सिस्टम में, इतने में आपको 60-70% कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष हो, आप भी हो, 60-70% आपको गैस मिल जाएगा। बाकी के बाकी कोई डीपली जाना नहीं चाहिए। तो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा, ये दशा, वो दशा, वो दशा, इतने आपको 60-70% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपका जन्म पत्री अगर आप खुद देखेंगे, कुछ बड़ी चीज नहीं है, आप खुद देखिए, खुद बनिए बस ज्योतिष। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, बस मैं अपना देखते देखते एंड मेरा हॉरोस्कोप को पराया को दिखाते दिखाते बस मैं आ गया। इसमें कोई विश्वविद्यालय डिग्री में जाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं है। जानना है बस हर चीज को। हमारा भारतीय संस्कृति है ये, मुनि ऋषियों ने हमें दिया है बस समाज का कल्याण के लिए। अगर हमें कुछ सिग्निफिकेंस मिलता है कि आगे हमारा टाइमिंग ठीक नहीं है, तो थोड़ा कसस हो जाने से इसमें बुराई क्या है। ये है ज्योतिष मार्गदर्शक, इसको जिस हिसाब से हम लेंगे बस उसी हिसाब से वो चलेगा। एंड हाँ, और एक बात, 7th हाउस में राहु है। अगर वो सब चीजें जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब चीजें है, तो उसी के ऊपर जरा ध्यान दे, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा आगे, अच्छा नहीं रहेगा आगे। क्योंकि रवि का नक्षत्र डिवीजन में है राहु, और मंगल के घर में है राहु। मंगल तो रिलेटेड होता है पुलिस वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, केस वगैरह वगैरह, अच्छा नहीं है। और पहले से अगर कपल लाइफ में डिस्टरबेंस हुआ ही है तो सुलझाने को कोशिश करें, क्योंकि अब आगे वो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अब चलते हैं चंद्रमा की ट्रांजिट इसी महीने में। एंड हाँ, ये पिछले महीने में मैंने शुरुआत किया है ये चीज को, ये मेरा अपना नॉलेज है, ये मेरा अपना रिसर्च है। अगर ये चीजें आपके लिए सही होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि हाँ ये कुछ अप्रोक्सीमेटली मिलता है। अगर नहीं होता है तो आप मुझे सजेशन दे, सजेस्ट करें, मैं इसको नहीं लाऊंगा, ये जगह खाली रख लूंगा। ये कोई राशिफल के हिसाब से नहीं है, वही लग्न के हिसाब से है। सो जिस 15 तारीख को संक्रांति पड़ता है ना, उसी 15 तारीख को तुला राशि में ही चंद्रमा है, एंड तुला राशि आपका लग्न है। वो टाइमिंग आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे श्री चंद्र कहा जाता है। टिक देता हूं 2 टिक। 16 तारीख को वृश्चिक राशि को, ये आपका 2nd हाउस, यहाँ पर चंद्रमा का वीक जगह ही, यहाँ पर डेबिलिटेशन होता है, चंद्रमा यहाँ ताकतवर नहीं है, फिर भी आपका 2nd हाउस कहीं ना कहीं वेल्थ की कारक तो आएगा। थोड़ा थोड़ा हिचकिचाहट, थोड़ा डिस्प्यूट, थोड़ा सीधी उंगली में जैसे घी नहीं निकलता है, थोड़ा ऐसा भी हो सकता है नौबत। ये एक टिक देता हूँ, एक क्रॉस देता हूँ। 18 तारीख को धनु साइन को चंद्रमा जाएंगे, 3rd हाउस से, इन पर कोई नहीं है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर राहु का 9वां दृष्टि है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर राहु का 9वां दृष्टि है, जैसे कि ये 7th हाउस में है, 7वां दृष्टि 8 और 9, यहाँ पर जब चंद्रमा जाएंगे ना, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान रखें। उसी दिन शायद आप सही ढंग से कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो। मकर साइन, शनि का तो घर है मगर कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसके ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, ना राहु केतु न शनि। 4th हाउस, ये माँ का घर है, आपका सुख का घर है, शांति का घर नहीं है, सुख का घर है, जो कि टेम्पररी के लिए आता है। तो अगर कोई रियल इस्टेट धंधा है आपका, या कोई जमीन जायदाद का क्या कुछ लेना या देना, देने में तो पैसा आता है, लेने में पैसा जाता है, इस तरह का कुछ सिलसिला है, तो इसी डेट को आप वो चीजें को करें जबकि मकर साइन में चंद्रमा आएगा। 18 से 19-20 तक का सही रहेगा आपका। पिछले महीने में अच्छा नहीं था, शनि के साथ चंद्रमा। टिक देता हूं। 22 मई को कुंभ साइन को चंद्रमा आएंगे, यहाँ पर मंगल एंड शनि, शनि के साथ तो आ जाएंगे,
ये एक मानसिक चीज होता है, फिफ्थ हाउस रिलेट करता है मन के साथ। जैसे कि मैंने बताया था अभी अभी ये जो केमद्रुम योग, ऐसा उसी तरह का क्या कुछ। तो उसी दिन मानसिक शांति पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। कुंभ साइन फिर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चीजें आपका हो जाएगा। एक टिक देता हूं एंड एक क्रॉस देता हूं। 26 मई मीन साइन है आपका, 6 हाउस, यहाँ पर बृहस्पति है एंड 6 शुक्र है। 26 मई उस तक शुक्र चले जाएंगे 23 को मेष साइन को। सो यहाँ पर ओनली बृहस्पति ही होंगे आपका 6 हाउस, जो कि नौकरी पेशा मतलब आपका काम काज धंधा जिसमें आप पैसा कमाता है। 6 हाउस बृहस्पति के साथ होने से चंद्रमा बहुत खुश है, आपस में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। एंड ये आपका वही घर है जो कि काम काज डेली मरा के जिंदगी जो यहाँ पर चंद्रमा आने से अच्छा है। अगर लोन लिए थे अब दे पाएंगे उसको, पेमेंट लेना है तो सक्सेस हो जाएंगे। ये डेट को आप टारगेट में रखें। मीन साइन टिक देता हूं। 6 हाउस होने के बावजूद भी, 6 हाउस होने के बावजूद भी 27 तारीख को मेष साइन को ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा। यहाँ पर उस टाइम शुक्र होंगे एंड राहु ऑलरेडी है एंड चंद्रमा आ जाएंगे 7th हाउस। देखे चंद्रमा एंड राहु हो जाने से ग्रहण दोष लग जाता है। यहाँ पर आपका चंद्रमा खुद होता है आपका 10th हाउस का ओनर, आपका 10वां मतलब आपका कर्म भाव का सबके सब ओरिजिन है चंद्रमा के साथ पड़ता है। वो 10th हाउस का कारक जब जाके बैठ जाएंगे राहु के साथ ना, यहाँ पर ये सब मायूसीपन आ जाएगा, जो कि आपका बिजनेस, स्पाउस, फैमिलियर प्रॉब्लम्स, फैमिली रिलेशंस, पत्नी के साथ या पति के साथ ये सिचुएशन एक रहेगा। यहाँ पर शुक्र तो है पहले से, फिर भी शुक्र होने के नाते भी कुछ नहीं ऐसा पॉजिटिव शो नहीं होता है। उसी दिन को जरा कंट्रोल रखे एंड हॉट टेम्परामेंट मत होइए। क्या दे इसको, एक टीक एंड एक क्रश देता हूँ। टीक इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर शुक्र है, आप चीजों को मैनेज एंड हैंडल कर सकते हैं उसी दिन, फिर भी कुछ अच्छा नहीं है। वृषभ राशि ये चंद्रमा का बहुत फेवरेट जगह है। 29 मई वृषभ राशि फेवरेट जगह तो है मगर 8 हाउस है। कहीं आपको आशा इच्छा मन ऐसा नहीं था जो कि अचानक कुछ गेन उस टाइम मिलेगा, मगर रवि के साथ चंद्रमा हो जाएंगे उस टाइम एंड मरकुरी बुधदेव होंगे तब 8 हाउस। एक अनएक्सपेक्टेशन गेन क्या कुछ एंड पॉकेट मनी भी आपका जा सकता जो कि आपने सोच नहीं रखा था। हो सकता किसी सब्जेक्ट में आपका एक्सपेंडिचर ऐसा। एंड कोई फीमेल आपका रिश्तेदार, कोई फीमेल पर्सन बुजुर्ग हो सकते हैं, अगर उनका शारीरिक तरफ से क्या कुछ परेशानियां आपके पास आ सकता है, न्यूज ऐसा। इसको क्रॉस देते हैं। मिथुन साइन 31 मई को मिथुन साइन आपका भाग्य भाव है। ये मरकरी का घर, चंद्र ये बुध का। एंड यहाँ कोई मालेफिक देखता नहीं। 7 8 9 7 8 9, हाँ केतु की नजर में होते हैं 9 माह, फिर भी ये आपका 9th हाउस। लग्न में केतु है, शुक्र का रोल उस तरह का भी अदा करेंगे, तो 9th हाउस जब ट्रांजिट करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। डबल टिक देता हूँ। कुछ रिलीजियस उस दिन आपको अच्छा लगेगा, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इस दिन आपको अच्छा लगेगा, कुछ मंदिर, कुछ ऐसा कोई पिलिग्रिमेज, कोई फैमिली के साथ हो सकता है, दोस्त के साथ हो सकता है, आप जा सकते हैं। अब आता है जून महीना हो जाता है 3 तारीख जून, कर्कट साइन को चंद्रमा आ जाएंगे जो कि आपका 10th हाउस। 10th हाउस टोटली फ्री। 1 2 3 4 8 5 बृहस्पति का 5वां दृष्टि उसी टाइम चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा। गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग यहाँ पर आपको एक कैपेबिलिटी चीज मिलता है। कैपेबिलिटी यहाँ पर आपको मिलता है।
तो ये 10th हाउस जब ट्रांजिट करेंगे ना कर्कट राशि को, डबल टिक देता हूं। इसको कंपेयर करें आपका उसी डेट को, लाइफ के साथ चलता है। अगर आप सेटिस्फाइड है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं है तो इस चीज को मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि ये कोई राशिफल के हिसाब से मैं नहीं देता हूँ, एग्जैक्टली कुछ और एनालिसिस करके चीजों को मैं देता हूँ। सिंह साइन 6 जून को 11th हाउस है, मगर यहां चंद्रमा होने से राहु का 5वां दृष्टि फिर से, सो जो आय का कारक बनता है ना 11th हाउस आपका, कुछ ना कुछ काम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन वही तो होता है ना हमारा आय। काम करने के बाद जो लास्ट सेटिस्फेक्शन होता है वही हमारा होता है आय। आय कई प्रकार की भी होता है, आपको पता है बेटर, ओनली नॉट द मटेरियल। आय कई प्रकार का होता है। सो यहां राहु का एक्सपेक्टेशन तो है 5वां, फिर भी 11th हाउस है, अच्छा रहेगा, टिक 1 देता हूं। 8 जून आपका 12वां हाउस एक्सपेंडिचर का घर है, एक्सपेंडिचर का घर है, एक्सपेंडिचर होगा, टिक देता हूं। अनमैनर, जो कि आपका इच्छा नहीं है, जो कि करना नहीं चाहिए, जो कि हो सकता है कोई टैबलेट्स, मेडिसिन वगैरह, हॉस्पिटलाइजेशन की वगैरह, फालतू का कुछ खर्चा। तुला साइन फिर श्री चंद्र, यहां पर चंद्रमा का ट्रांजिट रहेगा, किस दिन? 10 जून को, अच्छा है। 12 जून वृश्चिक, विच्छा राशि जो होता है, 2nd हाउस, फिर चंद्रमा यहाँ वीक तो है, फिर भी आपके लिए बेहतर रहेगा, एक टिक। पैसा के मामले में 14 तारीख धनु साइन, 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन का, और यहाँ राहु का फिर फुल फोकस रहेगा, कम्युनिकेशन के ऊपर जरा ध्यान रखें। धनु साइन को जब चंद्रमा आएगा, 16 तारीख को मकर राशि ट्रांजिट करेंगे, अच्छा रहेगा, जैसे कि पहले था, एक टिक दिया है, अभी भी एक टिक देता हूं। ये है एक मंथली आपका अप्रोक्सीमेटली एक प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से ये एनालिसिस, ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, इसको भी आप समझ सकते हैं। ये डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं। डेटेड मैंने लिखा, टाइम भी मैंने लिखा, एंड ये टाइमिंग मैं दिल्ली से लिया था, ये दिल्ली का टाइमिंग लिया था, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अक्षांश एंड द्राघिमा के हिसाब से ये प्लानिटरी पोजीशंस मैंने निकाला, ये नक्षत्र डिवीजन मैंने निकाला। बस हमेशा की तरह विदा दीजिए। आज शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी आप देखिएगा। एक रिक्वेस्ट, जितने सारे व्यूज आप देखते हैं ना, अगर सभी एक एक सब्सक्राइब करें तो शायद मेरा और आपका चैनल बहुत कई दूर तक चला गया होता है, मगर आप देखते हैं, व्यूज आते हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं करते हैं। क्या बोले इसको, रिक्वेस्ट बोले? आपकी इच्छा, आपकी मन, आप करें या ना करें। नमस्ते, जय जगन्नाथ। फिर मुलाकात रहेगा अगले वीडियो में। विदा दीजिए गौरंग पंडा को। नमस्ते।